नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खोदरे आप सभी का एक बार पुनः MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम यहां पर CUET एग्जाम के प्रीवियस ईयर का एक बार पुनः केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि हमारे पास किस डेट का है बेटा, 24/5/2023 का हमारे PCM ग्रुप का, और इसकी जो शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट का पेपर है। आइए हम लोग यहां पर जल्दी से और आसान शब्दों में इस पेपर के सॉल्यूशन को यहां से सीखते हैं। तो हमारे पास जो इस पेपर के लिए पहला क्वेश्चन है वह एक मेज द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, जिसको यहां पर हम सही मेज कर अपने आंसर को चूज करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जहां पर फिनॉल से हमें सैलिसैल्डिहाइड बनाना है। तो हम फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड को रिमर टिमर रिएक्शन के थ्रू क्या बहुत इजीली बना सकते हैं, जहां पर फिनॉल क्लोरोफॉर्म एंड क्या हमारे पास बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराया जाता है, और रिएक्शन के साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसैल्डिहाइड होता है, जो कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा। तो हमारे पास रिएक्शन में सैलिसैल्डिहाइड को बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म और बेस लगेगा। अब यहां पर फिनॉल से बेंजीन, ये तो बहुत सिंपल सा चेंज है जिसको हम जिंक मेटल जिंक पाउडर की प्रेजेंस में कराते हैं। तो हमारे पास यहां पर फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट की जब रिएक्शन होगी तो यहां से ऑक्सीजन को खींच लिया जाएगा और रिएक्शन पर हमारा बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो मेच हो चुके हैं। तीसरा है फिनॉल से बेंजोक्विनोन। ये हमारा फिनॉल का एक ऑक्सीडेशन होता है, जो हम सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में कराते हैं, या पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। और यहां पर हमारा क्या बेंजोक्विनोन के लिए ये ऑक्सीडेशन क्या Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में आएगा। बचने वाला रिएक्शन है फिनॉल से अर्था हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जो कि हमारा क्या कोल्वे सिमिट रिएक्शन है, जिसका प्रोडक्ट सैलिसिलिक अम्ल होने वाला है। तो हमारे पास यहां रिएक्शन में क्या इसका जो रिएक्टेंट रहेगा वो NaOH तथा CO2 एसिडिक मीडियम। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सही मिलाव। तो आइए चेक करते हैं। हमारे पास ए के लिए फोर्थ जो है क्या वो दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए और डी। अब बी के लिए फर्स्ट, जो कि शायद ए ही ऑप्शन में करेक्ट है। तो ये कितना अच्छा काम है हमारे लिए कि दो के मैच से ही सही आंसर दिखने लग जाता है। यहां पर आगे और चेक कर लो, तो यहां सी का सेकंड है और डी का थर्ड, जो कि ए ऑप्शन में एकदम सही मिलाव के फॉर्म में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहां पर वो है अम्लीय केमेनोफोर तथा NO2- की अभिक्रिया पर देता है। तो ये जो है हमारा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाए अगर हम एक सिंपल सी ट्रिक को याद रख लें। तो हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है क्या एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो कि सभी मीडियम में अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। तो कैसे करता है आइए देखें। तो हमारा यहां पर केमेनोफोर क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है, जिसका हमारे पास हर मीडियम के लिए जो चेंज है क्या वो फिक्स होता है। अगर मैं बेसिक मीडियम के अंदर देखूं तो 1 का, न्यूट्रल मीडियम के लिए देखूं तो 3 का, और एसिडिक मीडियम के लिए अर्थात अम्लीय माध्यम में देखूं तो 5 का। तो ये हमारा क्या इसका चेंज होता है, जो कि हम रिएक्शन से देखकर इसका चेंज कितने का आए कि हमारे पास इसका इस तरह का प्रोडक्ट बने, हम उसको यहां से निकाल सकते हैं। तो क्षारीय माध्यम में 1 का, उदासीन 3 और अम्लीय 5 इस तरह बना। 1 3 5 याद रखकर आपको रिएक्शन में मीडियम देखकर ही समझ में आ जाएगा कि KMnO4 का कितना चेंज कराएं कि इतना ऑक्सीडेशन हमारा आ जाए।
ठीक, तो हमारा क्वेश्चन उठाते हैं। यहां पर हमारे पास KMnO4 के लिए NO2 क्या माइनस दे रखा है। यहां पर हम देख रहे हैं ये HNO2 का पार्ट है। HNO2 हमारे लिए क्या एक एसिडिक मीडियम का काम करेगा, जहां पर हम Mn का ऑक्सीडेशन +7 से कितना कम कराएंगे, तो यहां पर 5 का चेंज आता है, मतलब Mn को +2 में आना होगा। ठीक है, अब यहां पर इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब साइड में जो भी इसके साथ रिएक्शन के लिए लिया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीकारक है तो वह क्या एक अपचायक के भांति काम करेगा। इस तरह से हमें NO2 माइनस का ऑक्सीकरण अंक बढ़ने वाला है, और वो तभी बढ़ेगा जब उसका चेंज क्या NO3 माइनस में होगा। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहां पर +3 में था, यहां पर +5 में है, तो बिल्कुल हमारा ये रिएक्शन क्या कंप्लीट हो चुका है, जहां पर हम क्या एक का ऑक्सीडेशन नंबर कम होते हुए और एक का बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो कि इस रिएक्शन को सेटिस्फाई करा रहा है। तो हमारा रिएक्शन पर क्या ये चेंज आने वाला है, इसको ऑप्शन में हम ढूंढ लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब इस ट्रिक को याद रखेंगे तो इसके और भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई गई है। यह जो हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन है ये ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह की पहचान कराने वाली रिएक्शन है। अगर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक समूह प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कर ऑक्सिम बनने वाला है। तो आइए रिएक्शन को कराते हैं। तो यहां पर ये CHO ग्रुप जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन के लिए लेते हैं तो कुछ इस तरह की यहां पर हमारे पास रिएक्शन मिलने वाली है। ये हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, सिंपल सा हमारा कंडेंस रिएक्शन है। दोनों की रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और यहां पर हमारा इस तरीके से ग्लूकोज ऑक्सिम फॉर्म होगा, जो कि हमें एल्डिहाइडिक समूह की क्या पहचान कराने वाला है। तो ये हमारा इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होने वाला है। चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फर्स्ट हमारा क्या इसके लिए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन एक बार फिर से हम देखें तो MnO4 माइनस को उदासीन माध्यम में I- के साथ रिएक्शन पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या वह हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आइए देखते हैं। मीडियम न्यूट्रल है, हम MnO4 माइनस लेते हैं। यहां पर न्यूट्रल मीडियम के लिए हमने वाटर लिया और साथ में क्या I-, तो हमें मालूम है कि यहां पर Mn +7 और न्यूट्रल मीडियम में चेंज आता है कितने का, 3 का, तो यहां क्या MnO2 में कन्वर्जन होगा, ताकि दोनों के लिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम चेक करें तो हम देख पा रहे हैं कितने का चेंज आ रहा है। तो ये चेंज हमारे लिए कितने का हो रहा है, 3 का। अब हमारे पास यहां पर आयोडीन के लिए IO3- परायोडिक बनता है, साथ में हमारे कुछ OH- भी होते हैं। तो यहां पर हमारे पास इसका करेक्ट चेंज जो है क्या वो थर्ड होने वाला है। ठीक, तो बहुत सिंपल, हमें केवल KMnO4 का किस मीडियम में कितने का चेंज मिलता है वो मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेम द रिएक्शन व्हेन हेलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन द अल्फा पोजीशन occur by reaction with chlorine in the presence of small
अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस, मतलब यहां पर लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा में हेलोजन की क्रिया कर हमें एसिड से अल्फा हेलो व्युत्पन्न बनाने वाली अभिक्रिया का नाम देना है। तो यह बहुत एक फेमस रिएक्शन है जिसको हम HBZ हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। इसकी बेसिक बातें हैं कि ये उन एसिड से परफॉर्म की जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, उपस्थित हो, ठीक। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रेड फास्फोरस साथ में हेलोजन के साथ अपनी रिएक्शन कर अल्फा हेलो क्या हमारा एसिड व्युत्पन्न बनाता है, अल्फा हेलो अम्ल व्युत्पन्न देता है। ये हमारा HBZ का क्या बेसिक मैकेनिज्म होता है। तो अपन इसके लिए एक रिएक्शन भी यहां पर करके देखते हैं। तो ये एसिटिक एसिड है जिसकी रिएक्शन ना हम लाल फास्फोरस और क्या यहां पर Cl2 लगाकर करते हैं। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है क्या यहां पर हमें हेलोजन से रिप्लेस कर अपना हेलो अम्ल व्युत्पन्न बनाकर इस तरीके से कंटिन्यू देते जाएंगे जब तक कि हम यहां से सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस ना कर दें। तो ये हमारा जैसे क्लोरो एसिटिक एसिड या मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बना है, यही HBZ में आगे जब तक चलता जाएगा तब तक कि अल्फा हाइड्रोजन पूर्णतः रिप्लेस ना हो जाए। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड के एल्डोल संघनन अभिक्रिया से कितने हमारे उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले तो कई लोग एल्डोल कंडेंसेशन को क्या सही मैकेनिज्म या उसका सही डायरेक्ट मेथड ना मालूम होने के कारण कई बार इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये मिस्टेक बेटा अपने से ना हो तो थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुने, गौर से देखें, तो आपका कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए रॉन्ग नहीं होगा। तो पहले तो हम ये जान ले कि हमारा जो एल्डोल संघनन है ये हमें किस तरीके से डायरेक्ट मेथड के रूप में याद रखना है और इसका क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो आइए हम यहां पर समझते हैं। यहां पर सबसे पहले तो वे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, हमें क्या उनसे एल्डोल कंडेंसेशन सोचना है और इसके लिए हमारे पास जो है 10% NaOH व KOH का क्या यहां पर उपस्थिति एज अ उत्प्रेरक चाहिए और इस रिएक्शन पर हमारा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन इस एल्डोल कंडेंसेशन का हमारा क्या प्रोडक्ट होता है। यहां पर अब हम इस रिएक्शन को किस तरीके से करें, तो यहां पर हमें 2 जो रिएक्टेंट दिए गए हैं उसमें से पहले को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास जो 2 मॉलिक्यूल है जिनके साथ हमें एल्डोल कंडेंसेशन करना है, तो उसे AB बनाकर अपन अगर करते हैं तो अपना काम बहुत आसान हो जाता है। तो A का हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आगे करना है, B का हमें वह कार्बन जिसका अल्फा हाइड्रोजन हो हमें उसको क्या इस तरीके से जोड़कर इस रिएक्शन को क्या आगे बढ़ाना है। अब देखिए यहां से आपको ये A और B दोनों जो आपके रिएक्टेंट है इससे वाटर को रिलीज कर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराना है। तो यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 ये आपका क्या एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ गया, ठीक। तो कितना आसान है इसका डायरेक्ट मेथड की इस तरीके से काम करना है। अब मैं आपको इसके केसेस बता देता हूं। पहला केस यहां पर हमारे पास दोनों ही सेम प्रोडक्ट हो A और A, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन हो,
तो आपका सेम टाइप का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आएगा 1। क्लियर? क्योंकि दोनों से अगर सेम टाइप का है तो आप किसी को भी AB बना लोगे, सेम टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। बट अगर केस सेकंड की बात करूं तो केस सेकंड में हमारे पास अगर A और B जो हैं डिफरेंट है पर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे पास यहां केस बनेंगे 4। मतलब इसके 4 प्रोडक्ट हमें बनेगा। एक तो ए का हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एक होगा हमारा बी का एल्डोल कंडेंसेशन, एक बार ए को पहले बी को बाद में, एक बार बी को पहले ए को बाद में। इस तरीके से क्या हमारे डिफरेंट टाइप के 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल कंपाउंड का एल्डोल कंडेंसेशन कर कितना प्रोडक्ट आएगा? 4। ठीक, यहां पर केस थर्ड की बात कर लेता हूं जिसमें हमारे पास 2 डिफरेंट स्पीसीज हो, एक में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो और एक में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। इस कंडीशन में आपके 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो आपका ए टाइप का और एक आपका बी टाइप का। यही आपका प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहां पर नंबर आएगा 2। ठीक, तो अभी हमारे पास इस प्रश्न की जो डिमांड के अनुसार हम आंसर बताएं तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड्स के एल्डोल संघनन के कितने उत्पाद बनेंगे, तो यहां पर हम मैक्सिमम के ओर जाएंगे और यहां पर 4 हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें तो यहां पर है एंटीपायरेटिक ज्वार को कम करने के अलावा हमारा विषाणु स्कंदन को भी रोकता है। इस प्रभाव के कारण एंटीपायरेटिक एस्पिरिन का उपयोग और किसमें किया जाता है? तो भाई साहब हमारा एस्पिरिन एक ज्वरनाशी पीड़ाहारी है, इसका यूज हम दिल के दौरे के दौरान भी क्या हमारी रक्त वाहिकाओं में रक्त का जमाव ना हो, हमारी पंपिंग बढ़ जाए रक्त के लिए, क्या इस कार्य हेतु भी उपयोग करते हैं। तो इसका हमारे लिए एक उपयोग क्या आएगा? दिल के दौरे को रोकने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिएक्शन दी गई है जिसका हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? बेंजीन। हमें इसे कंप्लीट करना है, ए और बी के लिए क्या आएगा वो हमें देखना है और अंत में हमें ए को आइडेंटिफाई करके इसका आंसर बताना है। ठीक, तो इस रिएक्शन की बात करें हम तो यहां पर हाइड्रोलिसिस कर हमको बी और बी का हमें सोडा लाइम बी कार्बोक्सिलीकरण कर बेंजीन बनाना है। तो आइए इस रिएक्शन को मैं सीधा बेंजामाइड से स्टार्ट करता हूं। बेंजामाइड जो है क्या अपने हाइड्रोलिसिस पर यहां हमें एसिडिक मीडियम में क्या अपना बेंजोइक एसिड फॉर्म करके देगा, यहां से अमोनिया अलग और हमारा क्या OH इस कार्बोनिल ग्रुप पर आएगा। तो क्या बनने वाला है भाई साहब? बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का सोडा लाइम रिएक्शन से क्या हम यहां पर बी कार्बोक्सिलीकरण कर क्या यहां पर बेंजीन फॉर्म करेंगे। तो हमें यहां पर ए रिएक्टेंट क्या लेना है, शायद हमको चमकने लगा है, दिखने लगा है, बेंजामाइड। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है देखें तो अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका हमें मेजर माइनर प्रोडक्ट निकालना है। आइडेंटिफाई द माइनर एंड मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम रिएक्शन को चेक करते हैं, क्या माइनर होगा क्या मेजर होगा हम देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या इस रिंग पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा कर दिया गया है, अर्थात ये हमारा एक एनीसॉल है। अब इस एनीसॉल का हम सब जानते हैं कि ये मिथॉक्सी जो ग्रुप है क्या ये यहाँ पर सक्रियणकारी समूह के रूप में काम करता है, अर्थात ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अर्थोपेरा पोजीशन पर क्या बढ़ाने वाला है। बट ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग
एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए हमें यहां से जो रिएक्शन मिलेगी वो सिंगल सब्स्टिट्यूशन से मिलेगी। तो यहां हम एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जब Br2 को रखते हैं तो हमारा Br इलेक्ट्रोफाइल बनता है। क्या बनता है? Br इलेक्ट्रोफाइल, जो एक बार अर्थो पोजीशन पर एक बार पेरा पोजीशन पर क्या अपना अटैक करेगा और ऐसा कर हमारे पास अर्थो ब्रोमो एनिसॉल बन जाएगा और पेरा ब्रोमो एनिसॉल बन जाएगा। अब हमारे पास इसमें मेजर कौन माइनर कौन, तो हम रिपल्शन से चेक करते हैं। जिसके लिए रिपल्शन कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसके लिए रिपल्शन ज्यादा उसकी क्या स्टेबिलिटी कम। तो यहां पर ग्रुप पास होने के कारण क्या रिपल्शन हमको ज्यादा दिख रहा है, यहां डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण रिपल्शन कम, मतलब यहां स्टेबिलिटी ज्यादा, ये मेजर हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास रिपल्शन ज्यादा स्टेबिलिटी कम, ये रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब हमें अर्थो के साथ माइनर पर और पेरा के साथ मेजर पर, तो ए ऑप्शन में पेरा के लिए मेजर जो कि सही है। यहां पर हमारा इस तरह का सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं है। यहां पर हमारे पास क्या अर्थों के लिए मेजर कहा जा रहा है, जो कि गलत है। यहां पर डी के लिए एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहां पर अर्थों को माइनर कहा जा रहा है, ये रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं है। मतलब ए और डी को सही बताया जाए तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें तो यहां पर एक मेज द कॉलम दिया गया है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमारे अल्कोहल को कॉपर मेटल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर दिया गया है। इसका हम लोग क्या यहां पर सही मैच रिएक्शन के बाद क्या होगा वो हमें पहचानना है। तो बहुत आसान है, कॉपर मेटल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री 2 डिग्री का विहाइड्रोजनीकरण कराना है एंड 3 डिग्री का क्या हमारा डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण होने वाला है। तो आइए यहां से अगर हम विहाइड्रोजनीकरण कराए तो एक एल्डिहाइड हो जाएगा, तो ए का हमारा 4th एल्डिहाइड हो गया। यहां से विहाइड्रोजनीकरण कराएं तो ये बी का हमारे लिए क्या कीटोन प्रोडक्ट हो गया। अब यहां पर हमारे पास क्या H और OH मतलब यहां पर एल्कीन बनने वाला है, क्योंकि यहां निर्जलीकरण होगा। और ये तो बहुत आसान है कि हमारे पास एल्कोहल के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो इसका ऑक्सीकरण एक एसिड में होता है, तो इसका करेक्ट 3rd हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं, ए का 4th, बी का हमारे पास 1st और सी का हमारे पास 2nd, मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखें तो यहां पर क्या एमीन का जली विलयन में क्षारीय प्रबलता क्रम। तो भाई यहां पर एमीन के लिए सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि एमीन हमारे एक लुईस बेस हैं, और कौन सा एमीन अच्छा लुईस बेस जो अपनी लोन पेयर आसानी से अवेलेबल करा दे, और वो कौन जो कि लोन पेयर को रेजोनेंस में नहीं रखता है। हमारे एलिफेटिक एमीन क्या एरोमेटिक एमीन की कंपेयर में अधिक बेसिसिटी रखते हैं। अब यहां पर भी एक बहुत ध्यान देने योग्य बात क्या है, देखें कि विलयन हमको कहा जा रहा है। अगर ये गैसियस स्टेट में होगा तो ऑर्डर अलग होगा, विलयन है तो अलग होगा। और उसमें भी हमें ध्यान देना है कि अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो हमारे पास जो 2 डिग्री अमाइन है बेसिसिटी में सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, देन हमारा अमोनिया होने वाला है। अगर हमारा अल्काइल ग्रुप एक इथाइल समूह है तो यहां पर ऑर्डर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर हमारा 1 डिग्री, देन अमोनिया होने वाला है। और सबसे अगर हम एलिफेटिक में कंपेयर कराएं एरोमेटिक का तो वो तो लेस बेसिक वैसे ही होने वाला है। तो अब हम इस ऑर्डर को देखें तो यहां पर इथाइल एमीन के साथ क्या हमारे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमाइन है, और साथ में हमारा क्या एक बेंजाइल अमीन है। तो यहां पर बेंजाइल अमीन सबसे लेस बेसिक हो गया,
उसके बाद अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो यहां पर ये हमारा 1 डिग्री, ये हमारा 3 डिग्री और ये हमारा 2 डिग्री, जो कि इस ऑर्डर के साथ एकदम करेक्ट मेच खाता है। तो इसका सही आंसर बेटा क्या ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या यहां पर सॉल्यूशन चैप्टर से आया है। यहां पर हमारे पास फॉर्मिक एसिड, मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड का हेनरी कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है और हमारे पास क्रमशः हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है जिसके आधार पर स्थिर दाब पर विलयता को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सिंपल सा हमारा हेनरी कांस्टेंट क्या लॉ होता है जिसमें कहा जाता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी हेनरी कांस्टेंट के क्या इनवर्सली होती है, अर्थात जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट मिलेगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या गैस के लिए कम होने वाली है। हेनरी कांस्टेंट ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब हम हेनरी कांस्टेंट वैल्यू को देखेंगे और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाएंगे। तो सबसे कम वैल्यू क्या हमारे लिए इधर से फॉर्मिक एसिड का आ रहा है, तो फॉर्मिक एसिड का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर बचे मान में देखें तो 0.413 किलो बार क्या मीथेन के लिए, तो फिर मीथेन आ जाएगा। बचे हुए में देखें तो 1.67 किलो बार जो कि हमारा CO2 का है और सबसे ज्यादा आर्गन का। तो यहां पर अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकालें तो क्या इसका सी करेक्ट ऑप्शन है, जहां पर हमारा केएच वैल्यू सबसे कम, फॉर्मिक एसिड का मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, और उसके बाद जो भी वैल्यू दी है उसको देखते हुए हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलेटाइल हाइड्रोजन हैलाइड। तो आप लोग यहां पर सबसे पहले क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बना लो, और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आ गया तो उसका रिवर्स क्या आपका वाष्पनशीलता क्रम हो जाएगा। तो हम बात करते हैं HF, HCl, HBr और HI में। तो यहां पर हमें मालूम है HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बट यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहां पर वॉन्डरवॉल फोर्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर हमारा जो क्या है मास उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका वॉन्डरवॉल फोर्स ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब अगर मैं इनको लेकर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर निकालूं तो सबसे ज्यादा HF का, फिर HI का, फिर HBr का, देन HCl का। अब आपको जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा दिख रहा है उसका वाष्पनशीलता सबसे कम, क्योंकि उसकी वाष्प बहुत देरी से और अन्य की तुलना में कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी HF। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है यहां पर, यदि वेग स्थिरांक का मान हमें क्या इस तरीके से दिया गया है, मोल की पावर -3, लीटर की पावर 3 सेकेंड इनवर्स, तो अभिक्रिया का ऑर्डर कोटि बताना है। तो आइए, ऐसा कभी भी हमारी लाइफ में आगे भी क्वेश्चन आए तो इसको कैसे विदिन मिनट बिना पेन चलाए करना है उसका तरीका देखें। हमको देखना है यहां पर रेट कांस्टेंट की यूनिट, और वही यूनिट हमको क्या अभिक्रिया की कोटि तक पहुंचाएगी, कैसे देखें। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की क्या है इकाई, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला जो हमने बनाया है क्या वो ये है। तो यहां पर हम लिखते हैं कंसंट्रेशन की पावर 1 - n, और यहां लिखते हैं हम टाइम इनवर्स। तो यहां पर कंसंट्रेटेड जो है कंसंट्रेशन हमारा मोल पर लीटर की पावर 1 - n, टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है -1। अब इसको हम ओपन करके लिखें तो मोल की पावर 1 - n और लीटर की पावर n-1 यह पलट जाएगा और सेकेंड इनवर्स। अब हम क्या कोई भी ऑर्डर की कोटि हो उसका रेट कांस्टेंट यूनिट देखकर बता सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास
अगर कितना आ रहा 3, तो हम समझ चुके हैं कि यहां पर 1 माइनस क्या हमें 4 लिया गया होगा, यहाँ लीटर 4 माइनस 1 लिया होगा सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर मोल कितना -3 की पावर लीटर की पावर कितना 3 और सेकेंड इनवर्स, तो हमने n का वैल्यू क्या पुट करा इस रिएक्शन के लिए 4, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। कोई भी हमारा कोटि का क्वेश्चन आता है और उसके लिए रेट कांस्टेंट की हमें यूनिट दिखाई जा रही है, तो हम इस ट्रिक से उसका कोटि बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होने वाला है 4। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक पुनः मेज द कॉलम क्वेश्चन है, तो आइए देखें। तो यहां पर हमारे पास मेटलर्जी से अयस्को के लिए मेटल के ऊपर क्वेश्चन है। केलामाइन जो कि ZnCO3 होता है, यहां पर मेलेकाइट CuCO3 CuOH का होल्टॉइज होता है, यहां पर सीडेराइट FeCO3 होता है, यहां पर क्रायोलाइट होता है Na3AlF6। क्लियर। अब हमारा जो केलामाइन है क्या वो जिंक मेटल देने वाला अयस्क है, मेलेकाइट के लिए कॉपर सही मैच है, सीडेराइट के लिए हमारा आयरन होने वाला है और क्रायोलाइट से एल्यूमिनियम। तो इस मैच को चेक कर लेते हैं। हमारा A से थर्ड आ रहा है और हमारा B से फर्स्ट, A से थर्ड, B से फर्स्ट और C से फोर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस इनटेक ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ। तो हमारे पास यहां पर कुछ ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनका क्या सेवन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इनका सेवन कर हो सकता हमारा आंखों का रोशनी और यहां तक कि हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। और ऐसा कौन सा एल्कोहल है ये जो सब लक्षण हमारे लिए पैदा करता है, तो वो है मेथेनॉल, जिसका सबसे ज्यादा क्या एल्कोहल में विषैलापन होता है। तो मेथिल एल्कोहल हमारा एक विषैला एल्कोहल है जिसके सेवन से हमारी आंखों की रोशनी या हो सकता है मृत्यु तक हो जाए। तो यहां पर हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या मीथेनॉल होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है विटामिन के की कमी के कारण हीनता जनित रोग है। तो विटामिन के जो कि फाइलोक्विनोन होता है, जो कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का निर्माण करने वाले प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को निर्मित करता है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का आसानी से नहीं बनेगा, उस थक्के को बनने के लिए टाइम बढ़ जाएगा और हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाएगी। तो अब हम इसको हमारे 4 ऑप्शन में अगर देखें तो सीधा सीधा बी ऑप्शन हमारा चमकता हुआ दिख रहा है, रक्त में थक्का जमने के समय में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है तो देखें यहां पर हम लोग नीचे दिए गए वर्ग 15 के हाइड्राइड्स के क्वथनांक का बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये बहुत एक ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग इसको वर्ग 16, 17 के हाइड्राइड से अगर कंपेयर करके सोचते हैं तो यहां पर मिस्टेक होना तय है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको समझकर काम करना है। यहां पर हम बात कर रहे हैं NH3 की, PH3 की, हमारा आर्सेनिक हाइड्राइड की, एंटीमनी हाइड्राइड की और बिस्मथ हाइड्राइड की। तो यहां पर अब तक क्या हो रहा था, वर्ग 16, वर्ग 17 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब्सटेंस का क्या बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होकर आगे जा रहा था, बट इस केस में ऐसा
नहीं होने वाला है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, बट इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये सबसे आगे निकल पाए। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण थोड़ा सा अन्य के कंपेयर में ऑक्सीजन फ्लोरीन से वीकेस्ट रह पाता है, इसलिए ये अपना बॉइलिंग पॉइंट केवल PH3 ASH3 से ही अधिक करा पाता है, SbH3 BiH3 से अधिक नहीं हो पाता। तो यहां पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है वो PH3 का सबसे कम, उससे ज्यादा ASH3, फिर आता है NH3, फिर हमारे पास SbH3, देन हमारे पास आता है BiH3। ठीक, अब इस ऑर्डर को हम पहचान ले फटाफट। तो सबसे ज्यादा क्या हमारे पास यहां पर ई ऑप्शन के लिए होने वाला है, जो कि 3 जगह दिख रहा है। तो हम इसको सीधा कम से ज्यादा की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहले बी हमारे पास 2 ही ऑप्शन में है, फिर आता है हमारे पास बी के बाद यहां पर सेकेंड आता है सी, थर्ड आता है ए। तो इसको चेक करें तो BCA, फिर आता है डी, फिर आता है ई, मतलब करेक्ट सी होने वाला है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा NaOH के साथ पीला अवक्षेप देगा। तो हमारे पास ये एक फेमस रिएक्शन है जिसको हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन का भी मैं यहां पर आपको ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूं कि कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो इस पूरे पेपर सॉल्यूशन के दौरान आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपने इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा डीप में नहीं भी पढ़ी होगी। तो इन शॉर्टकट से आगे आने वाली एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत अच्छे से उनको करके आ सकते हो। तो देखें यहां पर हमारा जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है जनरली उन कार्बोनिल कंपाउंड से आता है जिसमें CH3CO इतना पार्ट हमें क्या कॉमनली दिखना ही चाहिए। यहां पर Z कोई ग्रुप हो जिसमें हाइड्रोजन चलेगा, हाइड्रोजन आएगा चलेगा, R ग्रुप चलेगा, हमारा फिनाइल चलेगा, CHO चलेगा, COOH चलेगा। ये सारे कार्बोनिल ग्रुप क्या हमारा पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे वे अल्कोहल जिसमें क्या CH3CHOH इतना पार्ट हमारा कॉमन एल्कोहल के अंदर हो। यहां पर भी Z पार्ट में हाइड्रोजन चलेगा, अल्काइल ग्रुप चलेगा, फिनाइल ग्रुप चलेगा, बट इतना पार्ट अगर एल्कोहल में है उसके साथ ये है तो हेलोफॉर्म पॉजिटिव है, अन्यथा नेगेटिव है। आगे रिएक्शन हम सब जानते हैं कि इसको हेलोजन NaOH या फिर सोडियम हाइपोहलाइड से कर क्या हम हेलोफॉर्म बना लेते हैं। ठीक, पर जनरली इसका क्वेश्चन आता है कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा कौन नेगेटिव, जिसका शॉर्टकट मैंने आपके सामने बना दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं। यहां से देख पा रहे हैं क्या कार्बोनिल में ये वाला पार्ट है और इसके साथ फिनाइल है तो ये देगा। सेकंड में देख लेते हैं, ये वाला हमारा CH3C डबल बॉन्ड O पार्ट नहीं है, ये कार्बोनिल नहीं देगा। थर्ड ऑप्शन में देखें तो CH3CHOH दिख रहा है, फिनाइल रिंग है, देगा। फोर्थ ऑप्शन के लिए देखें तो यहां पर हमारे पास CH3OH ग्रुप नहीं है, यहां से नहीं आएगा। लास्ट पार्ट, लास्ट जो ऑप्शन है उसको देखो तो यहां पर भी CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है, अर्थात यहां से भी हेलोफॉर्म नहीं आएगा। तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है जो इसके सही क्या हेलोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देंगे और वो है A और C, जिसको करेक्ट A ऑप्शन में बताया गया है। तो कितना आसान आपके लिए ये हो चुका है, तो आप इसकी हेल्प से अपने सभी क्वेश्चन हेलोफॉर्म से जुड़े हुए करेक्ट करें। यहां पर अगला क्वेश्चन देखें तो M/20 NaCl का हमारे पास 250 ml मानक विलयन बनाने के लिए NaCl की आवश्यक मात्रा होगी। तो यहां पर मोलेरिटी दी गई है, हमें क्या यहां पर बेट फॉर्म करना है सॉल्यूट का, तो फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं मोलेरिटी का यहां पर और वैल्यू डालकर क्या हमारी पूछी गई वैल्यू को पता कर लेते हैं। तो मोलेरिटी M/20 दी है, हमें विलय के ग्राम पूछे गए हैं, हमारा NaCl का मोलिकुलर मास 58/58.5 है, 1000 वॉल्यूम है 250, इसको 4 टाइम से उड़ा दो और अब आप इसको सिंपल कर लो।
कैसे, WB को यहीं रहने दो और अब आप क्या करने वाले हो, यहां पर 58 यहां पर क्या इसका इधर इंटू करा दो, तो यहां पर हमारा 58.5 यहां पर हो जाएगा 20 इंटू 4। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर जो है 0.73 ग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके आप जब वैल्यू निकालोगे तो आपका बी एकदम करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे पास मेज द कॉलम है। तो इस मेज द कॉलम में आइए सही मेज का मिलाव करते हैं। हमारे पास जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है, तो जिनान हेक्साफ्लोराइड की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका पेयर निकाल लें। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, 1/2। इसका सेंट्रल जो एटम पर हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट 6 है, तो 14 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका 7 क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, 6, तो हमारे पास लोन पेयर 1, मतलब ये डिस्टॉर्टेड विकृत ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बनाने वाला है, शेप बनाने वाला है। ठीक, अगला क्या है, द्रव हीलियम। द्रव हीलियम का यूज हम मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग में करते हैं, MRI के अंदर करते हैं, जो कि हमारा इमेजेस बनाता है, तो थर्ड आ जाएगा। HNO2 जो है हमारा क्या एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन को शो करता है, जहां पर हम HNO3 और HNO दोनों ही कन्वर्जन देख सकते हैं। यहां पर अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो +3, यहां पर +5, यहां पर +1, तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को शो करे ऐसा सब्सटेंस से हमें डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन मिलती है, जो कि हमारे HNO2 के साथ आ रही है। अब लास्ट जो बच रहा O3, तो O3 हमारा थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल सब्सटेंस होता है, जो कि क्या अपने आप को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर हीट रिलीज करता है। तो यहां पर हमारे पास क्या इसका सही मेज सेकेंड है। तो आइए इस मेज को चेक कर लेते हैं। तो ए का फोर्थ ऑप्शन हमारे दो ही ऑप्शन में है, आगे बढ़ाते हैं इनको। बी का थर्ड, तो बी का थर्ड सी के लिए सही है, तो हमारा करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो होगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला पुनः एक हमारे पास मेज द कॉलम क्वेश्चन है, जो कि पॉलीमर चैप्टर से है। नायलॉन टू नायलॉन 6 ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जिसको क्या हम यहां पर इसके लिए जो मोनोमर यूनिट है वो ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड लिया जाता है, और ये हमारे जो गलने वाले टाके होते हैं उनके टाकों के धागों के रूप में इस्तेमाल लाया जाता है। अगला है नियोप्रीन संश्लेषित रबर। इसका हमारा मोनोमर यूनिट होता है क्लोरोप्रीन, जो कि 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन होता है। अगला है गिप्टल। गिप्टल हमारा एक कंडेंस पॉलीमर है, और ये जो है एथिलीन ग्लाइकॉल और बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात टेरिप्थेलिक अम्ल इसका मोनोमर यूनिट होता है। लास्ट वन नायलॉन 6 बहुत फेमस है। नायलॉन 6 हमारा क्या एक पॉलीअमाइड पॉलीमर है, जो कि एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन का क्या पॉलीमर होता है, ये इसकी मोनोमर यूनिट है। तो इसका सही मेज देख लेते हैं। तो इसका सही मेज ए का सेकेंड, तो ए का सेकेंड हमारे पास दो ऑप्शन में है। फिर हमारे पास बी का है फोर्थ, तो बी का फोर्थ बी ऑप्शन में करेक्ट है। बाकी सारा मेज भी यहीं से अगर हम मेज करें तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर बनता है। तो भाई HI एक प्रबल अपचायक है, जिसका एक सिंपल सा नारा है, हमसे जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो जब हम ग्लूकोज को HI के साथ रखते हैं तो इसका कंप्लीट क्या करा दिया जाता है, अपचयन, और ये एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एन हेक्सेन में। ये किसकी प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट होगा, जो कि हम अपने ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका देखें, तो यहां पर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाउंड टू बी के दिया गया है।
इसका हाफ लाइफ हमें मेजर करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब भी हमें रेट कांस्टेंट दिया जाए और हाफ लाइफ निकालना है तो एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहां पर के की वैल्यू पुट कर दो, 0.693, के हमारे पास कितना है 3.5 इंटू 10 की पावर -4। अब मैं यहाँ पर 0.693 इंटू 10 की पावर ऊपर उठाकर ले गया 4, सेकेंड इनवर्स का यहाँ पर क्या सेकेंड हो गया 3.5। अब मैं इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर 693 इंटू 10 की पावर 1 कर लेता हूं, यहाँ पर 3.5। अब मैं इसको कैलकुलेट कर ले, यहाँ पर इसको सिंपल कर देता हूं, तो कटने के बाद 198 इंटू 10 सेकेंड, ये मेरा टी हाफ वैल्यू बनने वाला है। तो चेक कर लो हमारा आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं ए इज करेक्ट आंसर। वो सिंपल सा फॉर्मूला था जिसका हमने यूज करा। अगला क्वेश्चन, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 0.5 मोल MnO4 माइनस से MnO2 के अपचयन के लिए कितना आवेश चाहिए। तो हम पहले चेंज निकाल लेते हैं। MnO4 माइनस से हमारा क्या बन रहा है MnO2। तो यहां पर अगर हम देखें तो +7 ऑक्सीडेशन, यहां पर देखें तो Mn के लिए कितना है +4। तो चेंज कितने का आया भाई साहब, तो चेंज आया 3 का। और हमारे पास मोल कितना है, तो मोल देख लेते हैं। तो इस रिएक्शन के मोल है 0.05, चेंज आया 3 का। और हमारे पास मोल है तो इसके लिए हम कितने कूलाम चार्ज देने वाले हैं, तो 96500 कूलाम चार्ज देंगे। तो ये हमारे पास इतना इसके लिए चार्ज लगेगा। देख लें किस ऑप्शन में है। तो हमें यहाँ पर सिंपल दिया गया रिएक्शन का चेंज दिए गए मोल के साथ फेराडे कांस्टेंट का क्या मल्टीप्लाई कर हमें चार्ज निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है जिसका बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संकुल यौगिक किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट इसका काउंटर आयन डिफरेंट। तो जब आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए काउंटर आयन डिफरेंट हो जाए तो यह हमारा आयनन समावयवता आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहलाता है। ठीक, तो यहां बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप चाहो तो इन दोनों को आइडेंटिफाई भी अलग अलग रिएक्टेंट से रिएक्शन कर इनके कलर से पहचान सकते हो। तो यहाँ बहुत सिंपल सा आइसोमरिज्म के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक, जिसको अपन ने यहाँ आइडेंटिफाई कराया। आपके दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट काउंटर आयन डिफरेंट हो तो आप देखकर ही पहचान लो ये आयनन आइसोमरिज्म है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे लिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें, तो यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे पास द ऑर्डर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वुड बी। हमारे पास यहां पर एक एरोमेटिक ईथर के लिए क्या स्ट्रक्चर क्या क्या किस ऑर्डर में रहेगा वो हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑर्डर क्या होगा बना लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास इसका फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, यहां पर हमारा एल्कोक्सी ग्रुप लगा है जो कि एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि अपनी लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदलेगा और ये बॉन्ड पेयर बदलेगी लोन पेयर में। तो इसका सेकंड जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, यहाँ लोन पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर, OR क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है सेम रहेगा। नेक्स्ट टाइम ये बनेगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लोन पेयर में। तो हमारा अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ लोन पेयर, ये हमारा बॉन्ड पेयर के साथ एज इट इज सेम रहेगा। यहां पर नेक्स्ट टाइम ये लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में। इस तरीके से कंजुगेशन आगे प्रोसीड होता रहेगा। यहां हमारा लोन पेयर OR यहाँ पॉजिटिव रहेगा। इसका लास्ट स्टेप में ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ये वापस बॉन्ड पेयर किसमें कन्वर्ट होने वाली है, लोन पेयर में। इस तरीके से हमारा पाई बॉन्ड जो है हर पोजीशन पर क्या अपने आप को मूव करा चुका है। तो ये इसके क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होते हुए हमारे पाई का
कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो यहां पर अब हम इसका ऑर्डर देख लें। तो इसके लिए सबसे पहला हमारे पास जो क्या बनने वाला स्ट्रक्चर, तो इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या डी होने वाला है, डी हमारे पास। फिर इसके बाद डी के बाद हमारे पास क्या सी आने वाला है, और सी के बाद हमारे पास ए आने वाला है, ए के बाद हमारे पास क्या इसके लिए बी आने वाला है, और बी के बाद हमारे पास ई आने वाला है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, डी सी ए बी ई। तो डी सी ए बी ई सी ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इज। तो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें बताना है। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास जनरली कुछ फैक्टर होते हैं जिनको मैं यहां आपको बताता हूं। इस फैक्टर को इसी ऑर्डर में आप चेक कर आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी देख सकते हो। तो पहले हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम आयन का चार्ज। जहां चार्ज ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। चार्ज के बाद हम जो अगला ऑर्डर स्टेप में लेते हैं वह लेते हैं हमारे सेंट्रल मेटल एटम का जेड इफेक्टिव। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। थर्ड आता है लिगेंड की स्ट्रेंथ। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे पास क्लास में हमने इसकी ट्रिक बना रखी है। यहां पर हम चेक कर लेते हैं हेलोजन सल्फर का सबसे कम दाता डोनेटिंग स्ट्रेंथ होता है। फिर हमारे पास होता है ऑक्सीजन डोनर एटम के लिए। फिर हमारे पास होता है नाइट्रोजन फास्फोरस डोनर एटम के लिए। और लास्ट वन होता है कार्बन। तो वे डोनर एटम जो हमारे पास इस तरह से होते हैं उसके लिए हमने ये स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखा है। अगर डोनर एटम कार्बन है तो ऐसे लिगेंड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, जिसका ऑर्डर मैंने यहां बना रखा है। बट इसके बाद आता है कीलेट रिंग बनाने वाला लिगेंड। तो हमारे पास अगर कोई लिगेंड कीलेट रिंग फॉर्म कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हम इन सभी फैक्टर में ज्यादा देखेंगे। बट यहां पर भी एक बहुत काम की बात छुपी हुई है। अगर ऐसा कोई लिगेंड आ जाए जिसके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है, तो वह कीलेट रिंग से भी ऊपर चला जाएगा और ऐसा हमारा COCl लिगेंड में मिलेगा। अगर एक कीलेट रिंग लिगेंड है और एक तरफ सिनर्जिक बॉन्डिंग लिगेंड है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग लिगेंड की स्टेबिलिटी हमें सबसे ऊपर देखना है। यह हमारा एक एक्सेप्शन भी हम कह सकते हैं। तो आइए देखें, तो यहां पर अमोनिया कोई कीलेट रिंग नहीं, मोनोडेंटेड है। यहां पर CN के अंदर क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग आती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल के लिए हम इसी को सोचने वाले हैं। फिर हमारा ये जो है क्या मेथिलीन हमारा ये एथिलीन डाइएमीन है जो कि कीलेट रिंग लिगेंड होता है। तो ये हो गया कीलेट रिंग लिगेंड। अब आ जाओ, हमारे पास वाटर कोई कीलेट रिंग नहीं होता है। अगर हम अमोनिया और वाटर में बात करें इस ऑर्डर से, तो इसका डोनर एटम ऑक्सीजन, इसका डोनर एटम नाइट्रोजन, मतलब इसकी सामर्थ्य ज्यादा इसकी कम। तो सबसे वीकेस्ट यहाँ पर जो लिगेंड स्ट्रेंथ वाला है वो वाटर है, तो इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में डी सबसे कम। उससे ऊपर चलें तो डी से ज्यादा क्या हमारा ए है, ए के बाद हमारा कीलेट रिंग और फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला हमारा लिगेंड आएगा। अर्थात इसके लिए स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो ए करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अहिनियस इक्वेशन दी गई है द मीन ग्राफ ऑफ हमारा log k एंड 1/t आर देन इंटरसेप्ट ऑफ द आर्टिकल। तो हम अहिनियस इक्वेशन पहले तो लिखेंगे। यहां पर हमने अहिनियस इक्वेशन को जैसा क्वेश्चन में दिया है यहां लिखा। अब इसका अगर हम लॉग फॉर्मूला लिखे तो log k यहां पर ln a यहां पर हो जाएगा हमारे पास -EA अपॉन r इंटू 1/t। ठीक, ये हमारा क्या इसके लॉग का फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको सिंपल क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ में डाल देते हैं। तो y हो गया, यहां हमारे पास mx प्लस c होता है, तो यहां पर c हो गया और यहां पर mx हो गया।
क्लियर। तो यहां पर ये हमारा y एक्सेस क्वांटिटी हो गई, ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, ये हमारा स्लोप हो गया और ये हमारा x क्वांटिटी हो गई। तो हमसे अंतरखंड पूछा गया है, इंटरसेप्ट पूछा गया है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए क्या हमारा C करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्या एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हमें एसिटिक एनहाइड्राइड को एनिलीन से रिएक्ट कर क्या हमें आगे नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर आगे हाइड्रोलिसिस कर सी प्रोडक्ट बताना है। ठीक, तो हमारा जो एनिलीन का NH2 ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो अर्थो पेरा अर्थो सारी क्या हमारी पोजीशन पर होता है। इसको हम डीएक्टिवेटेड करने के लिए, इसका जो रिएक्टिविटी पावर है कम करने के लिए क्या इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं। तो यहां पर हमारा एसिटिनलाइड फॉर्म होता है NHCOCH3। अब हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी या कहें कि सक्रियणशीलता कम हो गई। इसकी प्रेजेंस में हमारे पास अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या अर्थो पेरा डायरेक्टिंग होगा। तो यहां पर हम NO2 और यहां इसका एक और प्रोडक्ट बना लेते हैं NHCOCH3 का, किस पोजीशन के लिए, पेरा पोजीशन के लिए। ठीक, अब हम इसको आगे अगर फर्दर क्या करा दे, इसका हाइड्रोलिसिस, तो यहां से OH को लेकर क्या ये हमारा ग्रुप एसिड बना लेगा। यहां से एसिड और H के साथ H+ की रिएक्शन NH के लिए करके एक बार फिर से हम लोग क्या NH2 यहाँ पर NO2 साथ में यहाँ पर हमारा एनिलीन के साथ पेरा प्रोडक्ट बनेगा, जो कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या बी होने वाला है। ये हमारा क्या एनिलीन को पहले डीएक्टिवेट करा गया थोड़ा सा, फिर आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कर क्या प्रोडक्ट बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास यहाँ पर जब KMnO4 की HCl से अभिक्रिया कर हरित पीली तीखी गंध वाली दम घोटू X गैस उत्पन्न की जाती है। X को अमोनिया के आधिक्य में अभिक्रिया करने पर Y तथा Z बनता है और हमें X को जब I2 के साथ जल में अभिक्रिया कराई जाती है तो HCl के साथ आयोडीन का ऑक्सो अम्ल W बनता है। तो हमें क्रमशः X, Y और क्या यहाँ पर ZW पहचानना है। तो आइए इस रिएक्शन को करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो हमारे पास KMnO4 के साथ HCl गैस को लिया जाता है तो इसके प्रोडक्ट बनते हैं भाई MnCl2 बन जाता है, यहाँ पर KCl बनता है, यहाँ पर हमारा H2O और साथ में दम घोटू गैस Cl2 बनता है। तो दम घोटू Cl2 की रिएक्शन जब अमोनिया से कराई जाती है एक्सेस लेकर तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं NH4Cl और N2, NH4Cl और N2। अगर यहाँ इसका एक्सेस होता तो NCl3 और हमारा KCl बनता, पर यहाँ पर इसका एक्सेस है इसलिए NH4Cl और N2 बनेगा। और जब मैं इस X को I2 के साथ वाटर के साथ रिएक्शन के लिए लेता हूं तो यहाँ पर आयोडिक ऑक्सो अम्ल बनता है और साथ में हमारा HCl बनता है। तो हमारा रिएक्शन का X प्रोडक्ट यहाँ पर Y हो गया, Z हो गया और ये जो है W हो गया। तो अब चेक कर लेते हैं हमारे पास इसका सही ऑर्डर क्या है। ठीक, तो यहाँ पर इसको आप Z बुला लो, इसको Y बुला लो। तो यहाँ पर Cl2, N2, NH4Cl और HiO3 इसका करेक्ट ऑप्शन जो कि हमारी रिएक्शन से हमें दिख रहा है। क्लियर। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट इज नॉट लाइकली इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास एसीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है जिसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास कीटोन केवल जो है बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन से ही क्या एस्टर फॉर्म करता है। जनरली ऑक्सीडेशन से हमारे कीटोन से एस्टर फॉर्म नहीं होता, हमारे एसिड्स फॉर्म होते हैं। तो इसके लिए हमारा सिंपल सा ऑक्सीडेशन है जिसमें हमें
क्या एसिड जहां नहीं मिल रहा है वही इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है नहीं बनने वाला है। तो देख लें तो यहां हमारे पास इन तीनों ऑप्शन में एसिड फॉर्म हो रहा है ऑक्सीडेशन पर, जो कि मिल सकता है, बट हमारा जो एस्टर है इस तरह के ऑक्सीडेशन से नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगर ये बेयर ब्लेजर होता तो हमारा एस्टर फॉर्म हो जाता। ठीक, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है। हमारे पास 2H प्लस एक्वस मीडियम में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर H2 गैस बना रहा है। इन एबनॉर्मल कंडीशन में हमें इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए ननस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि क्या हमारा एबनॉर्मल कंडीशन में E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस यहां पर 0.06 अपॉन में n, यहां पर हम लॉग के साथ क्या आंशिक दाब हाइड्रोजन गैस का H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक, अब हमें यहां पर स्टेटमेंट पढ़ते हुए सही स्टेटमेंट को चयन करना है। तो E सेल H2 के, अब यहां पर आपको बता दूं कि अमानक में E नॉट सेल 0 हो जाएगा, तो अपन यहां पर 0 सोचकर क्या इन कंडीशंस को देखेंगे। H2 के आंशिक दाब H प्लस आयन की वृद्धि के साथ ऋणात्मक हो जाता है, दोनों का इक्वल चेंज आएगा, तो यहां पर ऋणात्मक की वजह 0 आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होता है। E सेल H2 के आंशिक दाब तथा H प्लस आयन में वृद्धि के साथ धनात्मक हो जाता है, बिल्कुल गलत है। यहां पर अगर हम दोनों के लिए वृद्धि करेंगे तो भी क्या हमारा ऋणात्मक ही वैल्यू आने वाला है। यहां पर थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है H2 के आंशिक दाब में वृद्धि तथा H प्लस आयन की कमी, तो ये बिल्कुल अगर हम यहां पर H2 का आंशिक दाब बढ़ाएं और H प्लस का कंसंट्रेशन कम करें तो हमारे पास क्या इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो नेगेटिव अधिक हो जाएगा। तो ये सी वाला हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ भी देख लो, E सेल H2 के आंशिक दाब में वृद्धि तथा H प्लस आयन की कमी के साथ अधिक धनात्मक होगा, तो धनात्मक होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहां पर हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है वो सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारे पास यहां पर कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो दिए गए अयस्क में से कौन सा कॉपर हमको क्या पृथक कर मिलेगा देखते हैं। तो क्रायोलाइट के लिए Na3Al(F6), यहां से हमारा कॉपर एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। मेलेकाइट की बात करें तो CuCO3 CuOH का होल टॉइस, क्या यहां से हमारा कॉपर एक्सट्रैक्ट होगा। केलामाइन ZnCO3, यहां से हमारा क्या कॉपर एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। कॉपर गेलेना, कॉपर ग्लैंस जिसको बोला जा रहा है Cu2S, क्या यहां से कॉपर मिलेगा। क्यूप्राइट होता है Cu2O, यहां से भी कॉपर मिलेगा। तो 3 अयस्क है जो हमें कॉपर की प्राप्ति कराएंगे। तो हमारे लिए सही क्या है, BDE मतलब ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः किसके कारण संकुल यौगिक बनाती है। तो जहां हमारे पास संकुल की बात होती है तो इनका उच्च आयनिक आवेश, इनका साइज में छोटा होना, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होना, ये सारी कंडीशन क्या इनके संकुल निर्माण के लिए इनके फेवरेबल कंडीशन में आती है। तो देख लेते हैं यहां पर परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्टेटमेंट इनके लिए करेक्ट नहीं है। हाई आयोनिक चार्ज, बिल्कुल उच्च आयनिक आवेश हेल्प कराता है। यहां पर स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, धातु आयन का छोटा आकार, यह भी इनके क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में मदद करता है। मेटेलिक कैरेक्टर इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी कक्षकों की उपस्थिति, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब बी सी और ई जो कि हमारा डी ऑप्शन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है सोडियम क्लोराइड विलयन को
खारा जो विलियन भी कहते हैं, सिलाइन विलियन भी कहते हैं, बिल्कुल सिलाइन विलियन कहते हैं। इसका यूज हम क्या एज अ मांसपेशियों में इंजेक्ट करने के फॉर्म में करते हैं। इसका यूज तब किया जाएगा जब इसका कंसंट्रेशन हमारे रक्त के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। अगर इससे कम ज्यादा होता है तो हमारा रक्त इन्फेक्ट हो जाता है, तो हम इसे उसी कंसंट्रेशन में ले जो हमारे रक्त का कंसंट्रेशन होता है। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर जो है ए होने वाला है। 0.9% हमारा यहां पर m/v कंसंट्रेशन में हमारा ब्लड कंसंट्रेशन है, उसी कंसंट्रेशन में हमें इसे लेना है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। अगर इससे कम ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो हमारा क्या ब्लड इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगला देखें तो अगला फिर से एक मेज द कॉलम है जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी गई है जो हमें मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलने वाली है। तो अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा किसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होने वाला है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। यहां पर n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब हम फटाफट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो मैं यहां पर बेनेडियम का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं जिससे V2+ का कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल लेंगे। तो आर्गन यहां पर 4s2 3d3 होने वाला है। यहां पर निकल का लिख रहा हूं जिससे निकल 2+ का निकाल लेंगे। आर्गन 4s2 3d8। यहां पर कॉपर का लिख रहा हूं जिससे कॉपर 2+ का आ जाएगा। तो कॉपर है 4s1 3d10। यहां पर क्रोमियम का लिख रहा हूं जिससे क्रोमियम 2+ का आ जाएगा। तो आर्गन हमारे पास 4s1 3d5। ठीक, अब हम यहां पर जल्दी से क्या इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालें। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर 3 आ गया। यहां पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाले 3d8 के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां से एक इलेक्ट्रॉन डी का एक, तो डी में 9 के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन 4s से एक और 3d5 से एक, तो 3d5 के अंदर 3d के अंदर 4 आ गया। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अब 4 के लिए जब वैल्यू डालूंगा तो क्या मुझे सबसे ज्यादा वाली मिलेगी, थर्ड। फिर हम यहां पर 3 के लिए सेकेंड को मिला देते हैं और 2 के लिए हमारे पास फोर्थ हो जाएगा और 1 के लिए हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, तो बी का फोर्थ देख लेते हैं। बी का यहां अपन ए से स्टार्ट करते, ए का सेकेंड जो कि 2 ही ऑप्शन में है, और बी का फोर्थ, मतलब मेरा ए करेक्ट होने वाला है जहां सी को फर्स्ट बताया जा रहा है और डी को थर्ड। क्लियर। तो सिंपल आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालकर चेक कर लेना है किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी शेप हमारा टेट्राहेड्रल नहीं है। तो जिसका बॉन्ड पेयर 4, जिसका लोन पेयर 0 नहीं है, वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा। क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर कितना चाहिए, 4, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0। तो आइए सबके पेयर में निकाल देता हूं। यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर 1/2, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट 4, प्लस चार्ज है -1। सॉल्व करोगे 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा 4। इसका बॉन्ड पेयर भी क्या है 4, इसका लोन पेयर क्या है 0। तो क्या हमारा ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से बनाएगा। यहां पर सिलिकॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है, तो सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवेलेंट 4, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर भी 4 है, लोन पेयर 0। टेट्राहेड्रल क्या हमारा शेप बनाएगा। हम ऐसे 4 के लिए बात करें तो इसका हमारे पास क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मोनोवेलेंट 4 है, 10 डिवाइडेड बाय 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, यहां पर बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। यहां पर हमारा टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा, यहां पर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बनेगा, विकृत चतुष्फलकी बनेगा। चतुष्फलकी नहीं बनता, विकृत चतुष्फलकी बनता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बनता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर निकालें तो 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2
हम नेगेटिव चार्ज के लिए ऐड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 4, बॉन्ड पेयर है इसका 4, लोन पेयर 0। एक बार फिर से टेट्राहाइड्रल, मतलब ये टेट्राहाइड्रल है, ये टेट्राहाइड्रल है, ये टेट्राहाइड्रल है, पर ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल है। तो इसके लिए हम करेक्ट आंसर क्या जो नहीं है उसको देखें, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या सी होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा आलेख एसिटिक एसिड के क्या मोलर कंडक्टिविटी को अनंत अनुता पर कंसंट्रेशन C के साथ परिवर्तन के लिए दिखाया जा रहा है। तो इसका एक सिंपल सा हमने ग्राफ कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में खींचा है। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होता है, जहां पर इस ग्राफ को हम कंसंट्रेशन के लिए क्या इस डायरेक्शन में सोचते हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन में क्या आती है कमी, हम सब लोग जानते हैं कि सांद्रता का तनुता के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। सांद्रता में कमी मतलब तनुता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बढ़ रही है मतलब क्या हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य आयनन भी बढ़ेगा, आयनन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो जब हम अंडर रूट सी के लिए इस डायरेक्शन में मूव होंगे तो यह हमारा धीरे धीरे दुर्बल विद्युत अपघट्य का मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम इसका कर्व देखें तो फोर्थ हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल क्या इसके लिए सही है। बट अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने देखा, स्ट्रॉन्ग के लिए होता तो कुछ ऐसा हमारा कर्व होता। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पर इस ग्राफ को हम कोलरॉस लॉ के पहले देखा जाता है और इसी के साथ हम आगे कोलरॉस को लाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास यहां पर अगला जो क्वेश्चन है वह है, एन एलिमेंट हैज एन आर्म लेंथ 297 पिकोमीटर, क्यूबिक क्लोज्ड पीक स्ट्रक्चर, द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट गिवन, मोलर मास हमको दिया गया है। तो हमको एलिमेंट की डेंसिटी के लिए यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो भी नंबर ऑफ एटम हमारे यूनिट सेल के हैं Z लेना है, उस कंपाउंड का मोलर मास लेना है, हमारे सेल का वॉल्यूम AQ लेना है और एवोगेड्रो संख्या, क्योंकि नंबर ऑफ मोल के लिए हम काम कर रहे हैं तो वैल्यू डालो। तो CCP के लिए नंबर ऑफ एटम 4 हो गया, मोलर मास हमारे पास 10.97 क्या ग्राम मोल हो गया। इसका अगर हम यहां पर एज लेंथ देखें तो 297 पिकोमीटर है, तो मीटर में इसको मैं क्या यहां पर जो है पिकोमीटर में लिख देता हूं -12 मीटर, इसका क्या करने वाला हूं क्यूब, और यहां पर इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और यहां पर इसको किलोग्राम में निकालना है तो -3 का और इंटू करा देंगे। जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर ये जो दिख रहा है 2.7 इंटू 10 की पावर 10 किलोग्राम मोल की पावर 3 माइनस मिलने वाला है। तो ये हमारे पास उस एलिमेंट की डेंसिटी बनने वाली है। तो जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो आपका 100% क्या यही आंसर आने वाला है, जिसको आप चेक कर सकते हो। करेक्ट आंसर इसका बी होने वाला है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखें तो एक अनसेज पेसेज टाइप क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्लोरोफॉर्म तेल, वसा, मोम तथा बहुत कार्बनिक यौगिकों के लिए बहुत उपयोगी विलायक है, अतः नमूने के स्पेसिमेन के परिरक्षक के लिए उपयोग होता है। पहले उसका उपयोग शल्य चिकित्सा निश्चेतक के रूप में होता था, किंतु विषैले प्रकृति के कारण इसका उपयोग नहीं होता है। तो हमारे पास एक अनसेज पैसेज है, इसको पढ़कर आगे आने वाले क्वेश्चन के हमें आंसर चूज करना है। तो आइए हमारे पास देखें पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर है क्लोरोफॉर्म के संपर्क से, तो क्लोरोफॉर्म के संपर्क से क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस आ सकते हैं वो हमें सही ऑप्शन के रूप में ढूंढना है। तो पहला है हमारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवनमित होता है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड, तो ये हमारा एक सही
क्या है इसका स्टेटमेंट। चक्कर आ सकता है, बिल्कुल हमको बेहोशी आती है, बेहोशी के साथ चक्कर आ सकते हैं। अगला, लीवर एवं किडनी फेल्यूर, ज्यादा मात्रा में अगर हमने इसको किसी पेशेंट को सुंघा दिया या दे दिया तो हो सकता है किडनी और हमारा जो लीवर फेल्यूर हो जाए। रक्त में आयरन की सांद्रता बढ़ सकती है, ये वाला स्टेटमेंट इसके लिए सही नहीं है। उपरोक्त तीनों क्या हमारे लिए सही है, तो इसका करेक्ट जो मैच है वो ए, बी और सी है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्लोरोफॉर्म के भंडारण की समस्या। तो भाई क्लोरोफॉर्म जो है क्या सनलाइट की उपस्थिति में आसानी से अपना ऑक्सीडेशन करा लेता है और ऐसा कर ये हमारे पास फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी एक विषैली गैस होती है, जिस कारण हम इसका भंडारण आसानी से नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर चूज करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रॉम, हमारे पास कौन सी गैस, फॉस्जीन गैस, हाईली टॉक्सिक गैस होती है और यही हमारे लिए क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चाहे तो बाकी हम रीड ना भी करें तो हमारे लिए क्या करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जीन गैस में ऑक्सीकृत होकर निर्मित होता है। ठीक, तो यहां पर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्लोरोफॉर्म को गहरे रंगीन बोतलों जिनमें वायु ना रहे भंडारित क्यों किया जाता है। तो अभी हमने कहा क्लोरोफॉर्म आसानी से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना ऑक्सीडेशन कर लेता है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन आसानी से ना करे इसलिए हम इसको रंगीन कांच की बोतल में और किसके साथ, तो यहां पर 1% क्या हम एथेनॉल मिलाकर रखते हैं, जिसके कारण हमारे पास ये जो फॉस्जीन है ये डाई एथिल कार्बोनेट में बदल जाता है। यहां पर ये किस में बदलता है, डाई एथिल कार्बोनेट, जो कि विषैली प्रकृति का नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या इसको रंगीन कांच की बोतल में 1% एथेनॉल के साथ मिलाकर रखते हैं, ये अविषैला पदार्थ होता है। ठीक है, तो अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म केवल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, करेक्ट आंसर नहीं है। क्लोरोफॉर्म सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया कर लेता है, क्लोरोफॉर्म सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो क्लोरोफॉर्म सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, इस चीज को रोकने के लिए हम इस काम को करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म हमारे लिए उपयोगी क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपके पैसेज में ही छुपा है, आप वहां से चाहें तो इसको ढूंढकर अपने सही आंसर को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उपयोग तेल, वसा तथा वैक्स तथा बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के लिए विलायक की तरह तथा जैविक नमूने को स्पेसिमेन के लिए परिरक्षण में उपयोग करते हैं। तो यही हमारा क्या क्लोरोफॉर्म का उपयोगी या हमारे लिए क्या कार्य है। ठीक, तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हमारे पैसेज में ही था, जहां से हमने इसका सही आंसर क्या ए चुना है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन एक और क्या इसी तरह का क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड है, जो कि क्या है देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य निश्चेतक की तरह क्लोरोफॉर्म के स्थान पर किसका सुझाव दिया जाता है। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही लिखा है कि हम हेलोथेन को शल्य चिकित्सा में क्या क्लोरोफॉर्म के स्थान पर निश्चेतक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और हेलोथेन हमारा क्या यहाँ पर एथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होता है, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक, आयोडोफॉर्म हमारे लिए बेहोशी का काम नहीं कर सकता, पायरीन आग बुझाने वाला है और पायरीन का ही एक नाम CCl4 होता है। तो हम इसकी जगह क्या हेलोथेन का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन फिर से एक अनसेज पैसेज है, मैं पढ़ देता हूं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। द्रव वैरागी मतलब
लायोफोबिक सॉल्ट जैसे कि धातु AuAg अस्थायी होते हैं। इनको विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा मिलाकर आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। यद्यपि ध्यानपूर्वक देखने पर पाते हैं कि कुछ द्रवरागी कोलाइड जैसे गोंद, साबुन, जिलेटिन आदि द्रव विरागी कोलाइड जैसे धातु सॉल्ट को मिलाने पर द्रवरागी कोलाइड विद्युत अपघट्य मिलाने पर मुश्किल से स्कंदित होते हैं। इस प्रक्रिया को रक्षण कहते हैं। द्रवरागी कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। यह माना जाता है कि द्रवरागी कोलाइड की रक्षी क्रिया द्रवरागी कणों से चारों तरफ एक परत बना लेने के कारण होती है। यह देखा जाता है कि रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या कम होने पर इसका रक्षी क्रिया अधिक होती है। तो भाई इस पूरे पैसेज का मतलब ये है कि हमारे पास दो तरह का कोलाइड है, एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। द्रव स्नेही जिनका स्थायित्व ज्यादा होता है, इनके ऊपर विद्युत अपघट्य का आसानी से क्रिया कर अवक्षेपण नहीं होता, किंतु द्रव विरोधी कोलाइड का क्या स्थायित्व कम होता है, इस पर एक विद्युत अपघट्य की बहुत आसानी से क्रिया कर अवक्षेप बनता है। तो हम इस अवक्षेप को क्या एक द्रव स्नेही मिलाकर द्रव विरोधी के स्थायित्व को बढ़ाकर कम कर सकते हैं। तो ऐसे द्रव स्नेही कोलाइड को हमने रक्षी कोलाइड कहा और उसकी यह जो काम करने की टेंडेंसी है, काम करने का तरीका है, इसको हमने रक्षण कहा। अब इस पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर हम यहां से देखेंगे। यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रवरागी मतलब द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है। तो हमारा जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, यहां पर हमारे क्या होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, एल्ब्यूमिन ये सब हमारे द्रव स्नेही होते हैं, किंतु हमारा जो भी हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है, क्या ये सब द्रव विरोधी किस्म के सॉल्ट होते हैं। तो देखें यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ रबर इन बेंजीन, तो एक द्रव स्नेही कोलाइड है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एग व्हाइट इन वाटर, ये भी हमारा एक द्रव स्नेही कोलाइड तैयार करेगा। स्टार्च इन वाटर, क्या ये भी हमारा एक द्रव स्नेही कोलाइड है। तो तीनों ही द्रव स्नेही है, मतलब डी को ठीक से पढ़ लें। मेटल सल्फाइड टू वाटर, तो हमारा जो मेटल सल्फाइड का सॉल्ट है यह हमारा एक द्रव विरोधी सॉल्ट होता है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए क्या हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहां द्रव स्नेही कोलाइड नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि साबुन विलयन की क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या है। तो भाई साबुन हमारा जो है द्रव के साथ या कपड़ों पर लगी गंदगी के साथ क्रिया कर अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाकर अपने कण को कोलाइड आकार के कण में बदलता है, जिसको हम मिसेल कहते हैं। और मिसेल जिस कंसंट्रेशन पर होता है उसे मिसल क्रांतिक सांद्रता या क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बुलाते हैं, जो साबुन के लिए 10 की पावर -3 m से 10 की पावर -4 m होती है, जिसको हम इन चार ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो हमारे पास वो सही कंसंट्रेशन क्या सी ऑप्शन में आने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉल्ट विद्युत अपघटन के समय कोलाइड कण कैथोड की ओर जाता है। तो भाई हमारे पास कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। हमारा जो भी सॉल्ट है जैसे कि दो तरह का हो सकता है, एक धनात्मक सॉल्ट, एक ऋणात्मक सॉल्ट। तो धनात्मक सॉल्ट हमेशा कैथोड पर गमन करता है, ऋणात्मक सॉल्ट हमेशा एनोड पर। अब हमें चेक करना है कि दिए गए सॉल्ट में कौन सा ऋणात्मक है ना कौन सा धनात्मक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट की बात करूं तो ये हमारा एक धनात्मक सॉल्ट है। हमारा Au सॉल्ट, स्टार्च सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड, ये तीनों को हमने क्या टेबल बनाकर ऋणात्मक सॉल्ट के एग्जाम्पल में लिखा है। चाहे Au सॉल्ट हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे आर्सेनिक सल्फाइड हो। तो ये सब हमको किस इलेक्ट्रोड पर मिलेंगे, एनोड पर। एकमात्र हमारा क्या फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जो कि धनात्मक है वो कैथोड पर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा धनात्मक सॉल्ट के लिए स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा रखता है।
तो हार्डी-सुल्ज क्या कहता है, स्कंदन क्षमता समानुपाती किसके, संयोजकता के, जिसकी संयोजकता ज्यादा उसके लिए स्कंदन क्षमता ज्यादा। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा धनात्मक सॉल दिया गया है, तो धनात्मक सॉल का स्कंदन हमें क्या किस तरह की आयन से मिलेगा, तो ऋण आयन क्या हमारे लिए धनात्मक सॉल का क्या स्कंदन कराएगी, और वो भी वह जिसके लिए क्या ज्यादा हो, संयोजकता। तो हम यहाँ पर पहली ऋण आयन के लिए संयोजकता यहाँ से पढ़ते हैं 4, यहाँ सल्फेट के लिए 2, यहाँ पर फॉस्फेट के लिए 3 और क्लोराइड के लिए 1। तो हमारा आंसर आ चुका है, कौन सर्वाधिक स्कंदन क्षमता दर्शाएगा, जिसका संयोजकता क्या हो, ज्यादा, मतलब ए इज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो हम भाई कोलाइड के लिए जनरली 3 मेथड का यूज करते हैं, एक तो अपोहन डायलिसिस है, दूसरा हमारा जो है सूक्ष्म फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, लास्ट है हमारा अभिकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 मेथड है जो कोलाइड के प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल की जाती है, और इसके साथ अगर हमारे पास कोई अन्य शब्द आएगा मतलब वही हमारा आंसर होने वाला है। तो देखें यहां पर, तो डायलिसिस ये प्यूरिफिकेशन मेथड है, इलेक्ट्रोडायलिसिस विद्युत अपोहन, क्या यह भी हमारा डायलिसिस प्रोसेस है जब हम अपोहन के साथ इलेक्ट्रिसिटी लगा देते हैं। पेप्टीकरण ये वाला हमारा जो है प्यूरिफिकेशन मेथड नहीं है, ये हमारा कोलाइड निर्माण मेथड है, मतलब इससे हम कोलाइड को बनाते हैं, प्योर नहीं करते। अल्ट्रा हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्पंदन, ये भी प्यूरिफिकेशन मेथड है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, पेप्टीकरण, जो कि एक कोलाइड निर्माण का विधि है, ना कि शुद्धिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन का क्या यहाँ आसान शब्दों में कुछ ट्रिकों के साथ सॉल्यूशन देखा। अब आप इसकी हेल्प से अपनी आगे आने वाली एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।